say it all with Iffat Umar. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारी एक स्पेशल पॉडकास्ट है। मैं मौजूद हूँ हमारे हेल्थ मिनिस्टर पंजाब इमरान नज़ीर साहब के पास और हम उनसे जानना चाहेंगे कि जो पाकिस्तान के हेल्थ केयर के इतने बुरे नंबर्स हैं पूरी दुनिया में, तो इस हुकूमत के आने के बाद क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं और किन किन चीज़ों पे काम हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम नज़ीर साहब, हाउ आर यू? अल्लाह का शुक्र इफ़त, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। प्लेयर। और हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जो कि मेरे ख्याल से किसी भी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा टास्क होता है। एंड आई थिंक कंसिडरिंग जो पॉपुलेशन है पंजाब की, इट्स द बिगेस्ट प्रोविंस, तो आपके ऊपर बहुत बड़ा एक, जैसे कहते हैं, ड्यूटी आयद कर दी गई है। आउट ऑफ 169 कंट्रीज़ वी आर ऑन 124 हमारा हेल्थ केयर सिस्टम। तो आपके आने के बाद आपने क्या महसूस किया कि हमारे कहाँ कहाँ मसाइल हैं? बिस्मिल्लाह, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं इफ़त आपको ये कहूँगा कि पाकिस्तान का जब नंबर कैलकुलेट होता है तो पाकिस्तान तो सिर्फ पंजाब का नाम नहीं है। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह चारों सूबे हैं, जीबी है और आज़ाद कश्मीर है। इन सब को मिलाकर हेल्थ सिस्टम के नंबर्स जो हैं वो काउंट होते हैं। तो अगर मैं विद इन द पाकिस्तान बात करूँ तो अल्लाह का शुक्र है कि पंजाब इज़ द लीडिंग प्रोविंस, और जब वो लीडिंग प्रोविंस है तो बड़ा प्रोविंस है, तो हेल्थ सेक्टर भी पंजाब का जो है वो अल्लाह के फजल से बाकी सब सूबों से जो है वो आगे है। लेकिन चूँकि हम बात करते हैं एक आइडियलिज़म की, और हम बात करते हैं कि अपनी उस नहज पे पहुंचने की कि जिस नहज पे पहुंचना और जिस नहज पे आना हर शहरी का बुनियादी हक़ है। अगर वो आप उस हवाले से मुझसे पूछें तो हाँ, मैं तस्लीम करूँगा कि हम आज भी उस नहज पर नहीं हैं, और उसके लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ेगी, बड़ा काम करना पड़ेगा, कमिटमेंट शो करना पड़ेगी। पंजाब में 2017 में शहबाज शरीफ साहब ने एक आइडिया जो है वो इम्प्लीमेंट किया था कि पंजाब में मरीज़ों पर तो बहुत काम होता था, इलाज मुआवजे की बात होती थी, लेकिन कभी मर्ज़ पर काम नहीं होता था। प्रिवेंटिव साइड बिल्कुल अनअटेंडेड थी, और प्रिवेंटिव साइड पर काम ना होने के बराबर था। हेल्थ डिपार्टमेंट को बाइफरकेट किया गया, दो हिस्सों में तकसीम किया गया। एक हिस्सा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर कहलाता है कि जिसका मैं मिनिस्टर हूँ, और प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर जो है वो उसमें हमारे जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं जो 2500 से ज़ायद हैं, हमारे RHCs हैं जी वो कोई 300 से ज़ायद हैं, हमारे तहसील लेवल के जो हॉस्पिटल्स हैं वो कोई पौने 200 के करीब हैं, और हमारे पास 26 जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स हैं। और उसके साथ साथ जो प्रिवेंटिव साइड थी, जिसमें माँ बच्चा सेहत का प्रोग्राम एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, RMNCH प्रोग्राम जिसको कहते हैं, हाइपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम है, एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है, डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम है, और इसके साथ साथ जो है वो मुख्तलिफ और ऐसे प्रिवेंटिव के शोबाजात हैं। मतलब मसलन ड्रग कंट्रोल रजीम है जो पूरी वो प्राइमरी और सेकेंडरी के पास है। और इसी तरह अगर मैं मोटी मोटी बातें आपको बता रहा हूँ, और हमारे टीचिंग हॉस्पिटल, हमारे 53 के करीब जो टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं और मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो टीचिंग जो स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर का एक डिपार्टमेंट बना उसके पास है, जिसको हाजा सलमान रफ़ीक साहब हेड करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आज ये आपको अपनी हायरार्की जो है एक्सप्लेन इसलिए की है कि पंजाब ने इसको बड़ा संजीदा लिया था 2016-17 में, और जब हमने इसको बाइफरकेट किया तो उसके जो इमीडिएट रिजल्ट थे वो इतने शानदार आए कि पंजाब में हेल्थ के ऊपर, प्रिवेंटिव के ऊपर बेपनाह काम स्टार्ट हो गया। और उस वक्त जो हैबिट्स कंट्रोल प्रोग्राम था वो फाइलों से निकल कर ग्राउंड पे आ गया। हमने जेलों में स्क्रीनिंग शुरू कर दी, हमने स्कूलों में बच्चों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी, हमने माँ बच्चा सेहत के प्रोग्राम के अंदर जहाँ पर हमने अपनी माँओं पर बहुत काम किया, हमने ब्रेस्ट फीडिंग बोर्ड बनाया, हमने जो है वो जो पंजाब का एक सबसे बड़ा बुनियादी मसला है, जो स्टंटेड पॉपुलेशन का मसला है, जो मेल न्यूट्रिशन का मसला है, जो एडोलसेंट गर्ल्स का मसला है, हमने उसके ऊपर वॉरफिटिंग पे काम शुरू किया। हमने जो हमारी वैक्सीन थी, मुझे आज भी याद है कि हम रोटा वायरस की वैक्सीन लेकर आए। जैसे आज हम अपनी बच्चियों के लिए कैंसर से बचाने के लिए, उनको सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए जो है अब वो वैक्सीन जो है अल्हम्दुलिल्लाह लेकर आए हैं। तो बताने का मकसद ये है कि जब 18 में हमारी हुकूमत तब्दील होती है तो दोबारा से, मैं ब्लेम गेम में नहीं जाता, फैक्ट्स एंड फिगर्स बड़े क्लियर हैं, उसके बाद से दोबारा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। और फिर वो तो 3.5 साल का अरसा था, उसमें कितना ही 4.5 साल, क्योंकि आप पंजाब, वी आर टॉकिंग अबाउट पंजाब गवर्नमेंट। तो पंजाब में पहले बुजदार मॉडल जो है वो ट्राई किया गया, उसके बाद चौधरी मॉडल आ गया कि जो कि कमाली मॉडल्स थे दोनों। तो इन दोनों मॉडल्स की वजह से
हेल्थ सेक्टर जिसको हम उठा कर ले गए थे अल्हम्दुलिल्लाह आगे, वो एक बार फिर दोबारा पस्तियों में गया। मैं एक मिसाल इसकी देना चाहता हूँ। जो हमारे बच्चों को हम वैक्सीन लगाते हैं, वैक्सीन जो थी ईपीआई की शरह जो थी जब शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे 2013 में, तो 45% थी। ठीक है। हमने 5 साल दिन रात सब ने मेहनत की। मैं क्रेडिट देना चाहूँगा उस वक्त की तमाम अफसरान को, उस वक्त के फील्ड अफसरान को, उस वक्त के लोगों को, डीसीज को, कमिश्नर्स को, सब ने अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ ऑनर शहबाज शरीफ साहब। जब 18 में हम जाते हैं, वो शरह जो हम 45% पे हमें मिली थी, हम अल्लाह के फजल से उसको 85 पर ले जाते हैं। अब आप सोचें कि इतनी अच्छी और पॉजिटिव जो तब्दीली आई, तब्दीली का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करते हुए डरता ही हूँ, चले एक जो हमने तरक्की की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम चले जाते हैं और वो एक नहायत काबिल गवर्नमेंट आ जाती है और वो जो वसीम अकरम प्लस मॉडल आता है, उसके बाद जब वो मॉडल जाता है तो 2022 में जब केयर टेकर आते हैं तो एक सर्वे कंडक्ट होता है कि ईपीआई की इस वक्त जो शरह है वो क्या है, तो अनफॉर्चुनेटली वो ड्रॉप आउट होकर 85% से दोबारा 67% पे आ चुकी थी। अच्छा नज़ीर साहब, बात यह है कि हमारी पॉपुलेशन जिस मिकदार से बढ़ रही है, पिछले 15 साल में कोई मेजर हॉस्पिटल तो ऐड नहीं हुए हमारे। बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कौन सा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जो कि मेयो हॉस्पिटल के लेवल का या जनरल हॉस्पिटल? 2017, 18 और 16 वाली जो हमारी गवर्नमेंट थी, हमने उसमें एक एक हॉस्पिटल से बड़े बड़े ब्लॉक्स ऐड किए हैं। मतलब हमने सर्विस अस्पताल में जो नए ब्लॉक्स बनाए वो एक पूरा कंप्लीट हॉस्पिटल था। हमने लेकिन हमें स्प्रेड आउट करने हैं ना हॉस्पिटल, अच्छे हॉस्पिटल। पीकेएलआई इतना बड़ा मॉडल आपके सामने मौजूद है। हाँ। और उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि हमने जो मेजर हॉस्पिटल्स थे उनको रिवैम्प किया। हमारे जो THQs थे, जो DHQs थे, हमने उनको कंप्लीट रिवैम्प किया। हमने उनकी जो HR डेफिशिएंसी थी वो रिमूव की। हमने उसके अंदर नई मशीनरी इंस्टॉल की। हमने उनकी जो बिल्डिंग्स थी उनको दोबारा से रिवैम्प किया और वो हॉस्पिटल जो खंडरात का नमूना अंदर आते थे वो एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी में पर नए हॉस्पिटल्स नहीं बने। मैं आपको पूरी एक लिस्ट प्रोवाइड कर सकता हूं कि जिसमें हमने PKLI तो एक बहुत बड़ा मॉडल था ना जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बनाकर दिखाया। उसके साथ साथ हमने, क्योंकि हमारे पास प्रॉब्लम ये था कि अगर फॉर एग्जांपल मेयो हॉस्पिटल है, अब आपको पता है उसके अंदर सर्जिकल टावर बना, सर्जिकल टावर बजाते खुद एक हॉस्पिटल है और वो एक बड़े हॉस्पिटल से बड़ा हॉस्पिटल है। अब वो परवेज़ इलाही साहब कहते हैं जी कि सर्जिकल टावर तो मैं ग्राउंड ब्रेकिंग करके गया था। तो आप एक बिलियंस ऑफ रुपीज़ के अस्पताल की ग्राउंड ब्रेकिंग कर गए थे 10 करोड़ रुपया रकम रख के, तो 10 करोड़ रुपये में तो भी मुश्किल से उसकी वो जो पंजाबी कहते हैं ना नींह ही मर दी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज शरीफ साहब ने उसको ना सिर्फ टेकअप किया बल्कि अपने दौर में विदिन 1 और 1.5 ईयर कंप्लीट करके दिखाया। जनरल अस्पताल के अंदर एक पूरा पिंस नया बना है। अब देखें, अब आप उसको इसलिए नया हॉस्पिटल नहीं कहते कि वो एक ही अस्पताल के अंदर 2 अस्पताल बन गए हैं। हमने उसमें न्यूरो का शोबा एक सेपरेट पिंस की सूरत में बना दिया है और बकाया एक कंप्लीट हॉस्पिटल जनरल अस्पताल जो है उसमें अलहदा चल रहा है। इसी तरह सर्विसेज के अंदर जिसको OPD ब्लॉक का नाम दिया गया वो भी एक कंप्लीट अस्पताल नया बनाया शहबाज शरीफ साहब ने। तो इसी तरह हमारे पास दर्जनों ऐसे अस्पताल की लिस्ट मौजूद है जिसमें आपने जिनको एक्सपैंड किया। जी, हमारा जो बेसिक हेल्थ यूनिट है और रूरल हेल्थ यूनिट है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ इतनी कम है कि हमारे ये जो हॉस्पिटल है पूरे पंजाब का बोझ उठा रहे हैं। हमने अपनी आंखों से ये देखा है, बहुत सारी वीडियोस भी आई हैं पिछले कुछ सालों में कि एक बेड पे 2-2, 3-3 लोग होते हैं। इनफैक्ट यहाँ भी मैंने कुछ ऐसी वीडियोस भी देखी हैं, मैंने विज़िट भी किया हुआ है कि वहाँ रिश्तेदारों ने ड्रिपें अपने हाथ में उठाई हुई हैं। अगर हम अपना बेसिक हेल्थ यूनिट या तहसील लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसको एक्सपैंड करेंगे तो वैसे केस यहाँ पे आएंगे ना जिनकी वाकई ज़रूरत है। देखें, बड़ी आपने इम्पोर्टेंट बात की है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि अल्लाह के फजल से मैंने जो भी आपसे बात की ये मैंने शहबाज शरीफ साहब के दौर की बात की, मरीम नवाज़ साहब के दौर की अगर आप बात करते हैं कि जो 7 माह हमने गुजारे हैं, उन 7 माह में हमने अल्लाह के फजल से 2 नए अस्पताल, एक नवाज शरीफ कैंसर केयर हॉस्पिटल का काम शुरू कर दिया है जो कि पंजाब नहीं पाकिस्तान की तारीख का पहला सरकारी सतह पर एक बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट कैंसर हॉस्पिटल है। और उसके साथ सरगोदा कार्डियोलॉजी ऑफ इंस्टीट्यूट, पूरा एक इंस्टीट्यूट जो सरगोदा कार्डियोलॉजी बन रहा है वो तकरीबन कंप्लीशन के करीब है और इंशाल्लाह आप 2025 में उसमें लोगों का इलाज होता हुआ देखेंगे। तो मरीम साहबा ने इस बात को महसूस किया, उन्होंने ये फ़ील किया
कि हमारे टर्शी केयर अस्पतालों पर रश इसलिए ज़्यादा है कि हम अपने निचले वाले टियर को जब तक स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, लोगों को उनके डोर स्टेप पर जब तक इलाज नहीं मिलेगा, उस वक्त तक हमारे अस्पतालों पे लोड बढ़ता जाएगा। और ये मामला जो आप बता रही हैं, इसके ऊपर भी मैं बात करता हूँ कि एक बेड पे अगर 2 पेशेंट हैं तो उसको हर वक्त नेगेटिव नहीं लिया जाना चाहिए। मुझे एक बात बताएं, हमारा डॉक्टर, हमारा हेल्थ केयर, उसको तो इस पर शाबाश मिलनी चाहिए कि वो हम किसी को रिफ्यूज़ नहीं करते। यहाँ बहुत बड़े बड़े नाम हैं अस्पतालों के। एक ऐसा अस्पताल है जो पूरी दुनिया से चंदा खा जाता है, वो 100 बेड का वो अस्पताल नहीं था, देखिए अब 200 बेड का बना। अगर मुझे प्लीज लेट मी कंप्लीट माय इंटेग्रिटी भी तो होती है ना। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना, जब आपकी जान जा रही होती है ना, उस वक्त आप जान बचाने को देखते हैं, इंटेग्रिटी को नहीं देखते। माजरत से पहली बात तो ये है, हमारे अस्पतालों में किसी के ऊपर दरवाज़ा बंद नहीं किया जाता। किसी को ये नहीं कहा जाता कि जाओ भाई हम आपका इलाज नहीं कर सकते। हाँ, रेफरल ज़रूर होता है कि आपका इलाज इस सरकारी अस्पताल में नहीं होगा, दूसरे में होगा। उसके लिए भी अब हमने शहबाज शरीफ साहब के दौर से एक PTS सिस्टम जो है वो डिज़ाइन कर लिया हुआ है, जिसको पेशेंट ट्रांसफ़र सिस्टम कहते हैं। कि रेस्क्यू 1122 का स्टाफ, स्किल्ड स्टाफ, उस पेशेंट को अपनी मौजूदगी में लेकर जाता है और अगले अस्पताल में, अगली फैसिलिटी तक जो है वो छोड़ के आता है। तो कहने का मकसद ये बात, फिर वो हाउ यू कनेक्टेड विद बेसिक हेल्थ यूनिट्स एंड मैं उसी रूरल, उसका क्या कनेक्शन है? मरियम नवाज साहबा ने आते साथ ही एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया जो 2500 से ज़ायद बुनियादी सेहत मराकज़, जिनको आप BHUs कहते हैं, और जो 300 से ज़ायद RHCs हैं, जो रीजनल हेल्थ सेंटर्स हैं, हमारे रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं, इन तमाम को रिवैम्प किया जा रहा है। अब इनको जब रिवैम्प किया जा रहा है तो सबसे पहले तो इनकी जो बसीदा इमारतें थीं वो ख़त्म होके एक अच्छी और स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग्स बनेंगी। अब रिवैम्पिंग का मतलब खाली ये नहीं होगा कि हमने पेंट What about the machines and basic life reviving? तमाम जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो वहाँ पर जिनकी ज़रूरत पड़ती है, इंक्यूबेटर्स नहीं है तमाम वहाँ चीज़ें पे। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जो एक बेसिक हेल्थ यूनिट्स का क्राइटेरिया है और एक RHC का क्राइटेरिया है, उसी क्राइटेरिया के मुताबिक उनको ड्रग एसेंशियल लिस्ट भी प्रोवाइड होगी। उसी क्राइटेरिया के मुताबिक उनको उनके तमाम जो बुनियादी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी दिए जाएंगे। जो डॉक्टर्स की अपना अनअवेलेबिलिटी का इशू था, जो HR के डेफिशिएंसीज का मसला था, उसको हम जो है उसको हल कर रहे हैं। हमने एक लोकम के नाम से एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, जिसके ऊपर जब मैं आपको बताऊं कि जब हम वापस आए हैं, मैं एक और मिसाल आपको देना चाहता था कि हम जब पिछले दौर में मैं वज़ीर था तो मेरे जो बुनियादी सेहत मराकज़ हैं वहाँ डॉक्टर नहीं हुआ करते थे। तकरीबन 25-30% ऐसे थे जिनमें डॉक्टर थे, बकाया सब में डॉक्टर्स नहीं हुआ करता था, डिस्पेंसर्स हैं, ठीक है ना। हमने वहाँ पर 2 इनकलाबी इकदाम जो है अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज शरीफ साहब ने किए। एक, उन्होंने सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी बना दी कि जिसने भी स्पेशलाइजेशन करनी है उसको, अगर उसने BHUs पे सर्व किया होगा 6 माह, उसको एक मुनासिब मार्क्स मिलेंगे, उसको फ़ायदा होगा। जैसे आपको याद है कि जब हम कॉलेज में पढ़ा करते थे तो NCC के हमें मार्क्स मिला करते थे, और उसके साथ सबसे बड़ा जो उसका इफेक्ट आया कि एक तो वो मेरिट बेस्ड पॉलिसी बन गई, दूसरा वो मार्क्स मिलना शुरू हो गए, और उसका सबसे जो बुनियादी इफेक्ट आया कि डॉक्टर्स ने इस ख्वाहिश पे, और मैं लालच का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, उनका हक है कि उनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ और उन्होंने कहा कि हम BHUs पे सर्व करेंगे, और BHUs पे जब हम 6 माह लगाएंगे तो हमें जो मार्क्स मिलेंगे उससे हमें स्पेशलाइजेशन के कोटे में जाने में आसानी होगी। उसका इफेक्ट ये हुआ कि वही BHUs जो 30% से ज़्यादा जहाँ डॉक्टर नहीं होते थे, वहाँ हमें सिफारिशें आना शुरू हो गई कि मुझे BHU पर लगाएं। और आप बिलीव करें कि जब हमने छोड़ा तो 100+, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 100% अवेलेबिलिटी, 100+ अवेलेबिलिटी थी हमारे पास। बैक जो है वो अपना कुशन भी मौजूद था। फिर जब हम चले जाते हैं, फिर जब हम दोबारा वापस आते हैं तो वही चीज़ ड्रॉप आउट होकर दोबारा 35% पे आ गई। तो कोई लॉ नहीं पास होता है ऐसा कि जैसे कोई गवर्नमेंट चेंज ना कर सके, कंटिन्यूटी रहे? देखें, कंटिन्यूटी गवर्नमेंट का अपना एक मैंडेट होता है। हर शख्स ये कहता है कि मेरा मैंडेट है, मैं अपनी मर्ज़ी से फैसले करूँगा। तो लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो फैसले, हमने तो कभी किसी के फैसले को अंडू नहीं किया जिसमें हमें लगे। रेस्क्यू 1122 हमने तो नहीं बनाया था, परवेज़ लाई ने शुरू किया, शहबाज शरीफ साहब ने उसको रिफाइन किया। शहबाज शरीफ साहब ने ये नहीं कहा कि ये तो परवेज़ लाई का मनसूबा है जिसको नहीं बनाते। शहबाज शरीफ साहब ने उसको बनाया, रिफाइन किया, एक्सपेंड किया, और आज मरियम नवाज साहबा उसके अंदर एयर एम्बुलेंस ले आई हैं, उसको मजीद रिफाइन कर लिया। हमने 1122 की जो एम्बुलेंसेज हैं उनके एयर एम्बुलेंस, हाउ टू अप्रोच इट, व्हाट्स दी? देखिए, एयर एम्बुलेंस का एक क्राइटेरिया है, जो फार फ्लंग एरियाज़ हैं, दूर दराज एरियाज़ हैं, उनके पेशेंट्स को देखें। उसका एक क्राइटेरिया ये है कि ऐसे शहर जहाँ से आप सड़क के ज़रिए भी
4 घंटे से पहले किसी नज़दीकी अच्छे स्पेशल अस्पताल तक नहीं जा सकते इन केस ऑफ एनी एक्यूट इमरजेंसी। वहाँ पर एयर एम्बुलेंस जो है वो खड़ी होती है और ऐसे पेशेंट्स कि जिनकी जान बचाना बहुत ज़रूरी है, यानी जिनकी जान, जिनको बहुत शदीद ख़तरा होता है, मैं अपने आप को करेक्ट कर लेता हूँ कि जिनको शदीद ख़तरा होता है, यानी मैं कहना ये चाह रहा था कि जो ज़्यादा बड़ी इमरजेंसी है, उनको कोई न्यूरो का इशू है, कोई कार्डिक इशू है, तो उनको एयर एम्बुलेंस जो है वो नज़दीकी स्पेशलाइज्ड केयर फैसिलिटी तक जो है वो ट्रांसफ़र करती है। तो बात उससे शुरू हुई थी 1122 से। तो हमारी जो मोटरवेज़ हैं हमने अब मोटरवेज़ पे 1122 के स्टेशन जो हैं हमने डेवलप कर दिए हैं। नई एम्बुलेंसें उसके लिए प्रिकोर की जा रही हैं और रेडी टू इनॉग्रेट है इंशाल्लाह। अब आप 7 माह देखें और मैं आपको 3-4 बातें बेस बनवा चुका हूँ। क्लिनिक ऑन व्हील के ऊपर भी हमने बात नहीं की, मोबाइल फील्ड हॉस्पिटल पे हमने बात नहीं की, करते हैं TCS प्रोग्राम पे हमने भी बात नहीं की, मज़ीद जो चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी है उस पर हमने बात नहीं की, हमने इंसुलिन फ्राहमी के ऊपर भी बात नहीं की। मरियम नवाज़ के 7 माह के मंसूबे जो हैं वो शायद किसी गवर्नमेंट के, कोई भी जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान में रही है, उनके 10-10 साल में ये मंसूबे नहीं हुए जो 7 माह में जिनको अमली शामा पहना दिया गया है। मैं फाइलों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्कीम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एग्जीक्यूशन की बात कर रहा हूँ कि जो मरियम स्पीड है इन्होंने 7 माह में एग्जीक्यूट करके दिखा दिया है। अब इससे कोई सियासी तौर पर इख्तलाफ करना चाहिए कर ले। जब हम कंपेरिजन करते हैं, मुझे ये बताएं कि आज लाहौर शहर स्मोक में डूबा हुआ है, दिन रात हम उसके लिए मर रहे हैं। अभी मैं वहाँ बाहर एक एक्टिविटी करके आया हूँ, लोगों को मास्क देने की तरगीब देते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं। हमारा एक और सूबा भी है जिसका नाम KP है, जिसके कल जो पिशावर टॉप रैंकिंग पे चला गया। आपने भी बात की ना कि वो लोगों ने ड्रिपें पकड़ी होती थी। कल मेरे पास एक तस्वीर आई है, उस तस्वीर के अंदर वो जो पंजाबी में डंडा डोली करते हैं ना बेचारा को पेशेंट, उसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है, सोटी से बांधा हुआ है, बांध से बांधा हुआ लोगों ने रस्सियों से, और पेशेंट ट्रांसफ़र हो रहा है। तो जिस सूबे में पेशेंट इस तरह ट्रांसफ़र हो रहा है, उस सूबे की एम्बुलेंसेज जो हैं वो वफाक पे हमला करने के लिए जुलूस में इस्तेमाल होती हैं। उस सूबे के स्टाफ को जो है आप साथ लेकर जाया जाता है। लेकिन उसका भी क्या किया, फेडरली करे ना उसका कुछ के हाउ कुड ही डू दैट। देखिए इंशाल्लाह ताला आप खातर जमा रखें, ये इन तमाम चीज़ों का जो है हिसाब अल्लाह के फजल से होगा। और बहुत तमाशा इस मुल्क में लग गया। अब यहाँ इस मुल्क में इंतशार चलेगा, यहाँ इस मुल्क में मेहनत चलेगी, यहाँ इस मुल्क में तमाशा चलेगा, यहाँ इस मुल्क में खिदमत चलेगी। और इंशाल्लाह खिदमत एक ऐसी चीज़ है कि इन द लॉन्ग रन वो पे बैक करती करती है। आज अगर किसी को खिदमत महसूस नहीं होती तो ये वक्त ज़रूर आएगा, हम इतनी मेहनत करेंगे कि इंशाल्लाह ताला लोगों को ये मानना पड़ेगा कि वाकई काम। अच्छा, डॉक्टर्स के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में जॉब सिक्योरिटी के लिए, बिकॉज मोस्टली नहीं खुश होते डॉक्टर्स इस मुल्क में एंड दे टेंड टू मूव अब्रॉड। मतलब एक हमारा इफ़त मैं ब्रेन का तो कॉमन प्रॉब्लम है ना। बड़े अदब से अर्ज करना चाहता हूँ, बीइंग अ नेशन हम लोग जो हैं वो खुश नहीं होते किसी से भी। वो पंजाब अक्सर मैं लोगों से कहता हूँ जेड़ा बंदा अल्लाह तो राज़ी नहीं होने किसी को की राज़ी होना, यानी कि हम इतने नाशुक्रे हो गए हैं। मुझे एक बात का जवाब दें, एक सरकारी फैसिलिटी में जो डॉक्टर बनता है उसका खर्चा कितना होता है, और वही सेम टाइम एक डॉक्टर प्राइवेट फैसिलिटी में बनता है, प्राइवेट कॉलेज में बनता है, उसका खर्चा कितना होता है। जो फॉरेन क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, जो चाइना से MBBS करके आते हैं, जो कहीं यूक्रेन से MBBS करके आते हैं, उनका खर्चा कितना होता है। तो गवर्नमेंट सेक्टर इतने से पैसों में, इतनी मामूली सी फीस में गवर्नमेंट सेक्टर आपको डॉक्टर बनाता है, आपकी लाइफ बन जाती है, और आपको क्या चाहिए? फिर आपका काम बनता है कि आप लोगों को सर्व करें। और हालत ये होती है कि लेकिन वहाँ भी तो वो बहुत चलता है ना, मतलब किसी की विम पे, किसी की नाराजगी में आपके करियर की सिक्योरिटी नहीं है डॉक्टर्स में। ये आपसे किसने कह दिया है? बहुत डॉक्टर जितना मजबूत है आज यानी डॉक्टर आप YDA की मौजूदगी में आप किसी को ट्रांसफर करके दिखा दें, YDA की मौजूदगी में आप किसी से कुछ बात करके दिखा दें। मैं इस ब्लेम गेम में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन हाँ जो डॉक्टर्स के बहुत से मसाइल भी हैं। मैं खुद बुनियादी तौर पे इस हक़ में हूँ कि हमारे डॉक्टर्स जो हैं उनका जो उनके साथ सलूक किया जा रहा है, ख़ासकर प्राइवेट सेक्टर में, कि एक मास्टर्स किए हुए बंदे की सैलरी शायद ज़्यादा होती है और एक डॉक्टर जो उसकी प्राइवेट सेक्टर में सैलरी कम होती है। और जो सरकार का सेक्टर है बहरहाल वो उनको अकोमोडेट करता है, लेकिन सरकार सब डॉक्टर्स को तो अकोमोडेट नहीं कर सकती। प्राइवेट कॉलेजेस क्या मैं पूछना चाह रही हूँ कि उनका मयार जो है, ये जो दूसरे डॉक्टर्स हैं सीनियर, वो ये कह रहे हैं कि इट्स नॉट ऑन मेरिट। देखें आज से थोड़ा अर्सा पहले तक ऐसा ही था कि एक तरफ सरकार में मेरिट हाई होता था, प्राइवेट सेक्टर जो है वो बगैर मेरिट के पिक एंड चूज़ कर लेता था, लेकिन अब PMDC ने
जो अब पॉलिसी बनाई है, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट इसको डील करती है, अब तमाम प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो सरकार के मेरिट के पाबंद हो चुके हैं। अब वो अपनी मर्ज़ी से दाखिला नहीं कर सकते। एक आध रह गया, वो भी इंशाल्लाह इस साल ऑनलाइन हो जाएगा। अब ऑनलाइन मेरिट बनता है और 1 to all सब के लिए एक मेरिट डेवलप होता है। अब उस मेरिट के अंदर जो प्राइवेट में अप्लाई करता है, डेफिनेटली अगर फर्स्ट करें, मेरे पास वो वसाइल नहीं है, लेकिन मेरा मेरिट प्राइवेट और उनके पेपर्स चेक का क्या है? बिकॉज प्रॉब्लम वो आती है कि प्राइवेट ज्यादा मार्क्स देते हैं जितने आज तक किसी के आए नहीं होते। अच्छा नहीं, देखिए ऐसा तो नहीं होता ना कि ऐसा हो रहा है। नहीं, जब एग्ज़ाम आप देते हैं, आप कॉलेज या स्कूल के एग्ज़ाम अपनी जगह होते हैं, लेकिन जब आप फॉर एग्जांपल आप इंटर करते हैं तो बोर्ड तो सबके लिए भाई सेम मैं होता है वही ना। पूछना चाह रही हूँ हाँ। कि उनके बोर्ड में जाके चेकिंग का एक मयार नहीं, है। भाई एक ही जगह पे सबकी चेकिंग होती है ना। ऐसा थोड़ी ना होता है कि प्राइवेट वालों की चेकिंग कहीं और होती है और सरकारी वालों की कहीं और होती है। जो एक बेसिक क्राइटेरिया लेकिन है, एक टोटल सब असेसमेंट होती है ना असाइनमेंट्स की और सबकी, जी उसमें नंबरों में बहुत फर्क है। हो सकता है ख्वाजा सलमान रशीद साहब क्योंकि मेडिकल एजुकेशन को डील करते हैं, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से Okay. बात कर सकें। मेरा ये प्रोफेशन नहीं है, यानी मेरा ये मैंडेट नहीं है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि मैं बुनियादी तौर पे खुद जो एक डॉक्टर है उसके मसाइल के हल के लिए काम करना चाहता था। मैंने तमाम एसोसिएशंस को कहा कि हम एक छत के नीचे बैठें, ये हड़ताल वाले कल्चर को हम ख़त्म करते हैं। हम बैठते हैं, एक कमेटी बनाते हैं, 1 साल का एजेंडा तय करते हैं, 5 साल का एजेंडा तय करते हैं। आपके लिए पहले साल क्या होगा, दूसरे साल क्या होगा, इसको तय करते हैं। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उन डॉक्टर्स के लिए कि जो बेचारे अभी एमओस नए नए भर्ती हुए हैं, जो कभी हॉस्टलों में रहते हैं, कभी कहीं रहते हैं, उनके लिए एक हाउसिंग स्कीम गवर्नमेंट से लॉन्च करवाऊँ। एक डॉक्टर को घर जो है उस प्रोवाइड करें। लेकिन जो हमारी तंजीमें हैं, इसमें कुछ ऐसे लोग हैं कि जो किसी के पेरोल पे हैं, किसी सियासी तंजीम के इशारे पर हैं। उन्होंने 24 घंटे की लड़ाई डालकर रखी, जिसकी वजह से हम वो इत्तेफाक डेवलप ना कर सके। अनफॉर्चुनेटली अभी भी कहते हैं बेटर लेट देन नेवर। मेरे इरादे भी हैं और मैं चाहता भी हूँ कि एक आम डॉक्टर, वाईडीए के जो लोग हैं वो बेसिकली वाईडीए में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन चंद ऐसे लोग उसके अंदर घुस आए हैं जो अपनी ज़ात की खातर, अपनी ट्रांसफ़र पोस्टिंगों की खातर, अपने अजीज़ों कुरबा की खातर, अपने कंटीनों के ठेकों की खातर ये तमाशा लगाते हैं। उन तमाशे को अब ख़त्म होना होगा और इंशाल्लाह ताला जो वाईडीए के जेन्युइन बच्चे हैं, जो बेचारे जेन्युइन मसाइल का शिकार हैं, हम वाईडीए के अंदर अच्छी लीडरशिप भी मौजूद है, बड़ी अच्छी लीडरशिप मौजूद है, हमारा बड़ा ताल्लुक रहा है, आज भी सबसे ताल्लुक है। तो हम इन सब को क्लब करेंगे और इंशाल्लाह ताला एक आम डॉक्टर के जो मसाइल हैं उसको अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह पूरी तरह हल करके दिखाएंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल में जो इमरजेंसी वार्ड्स हैं वहाँ पे एक डॉक्टर होता है एक टाइम पे यूजुअली, और तकरीबन 100 पेशेंट एक डॉक्टर को दे, तकरीबन है ये, यानी कि वो अपने टाइम में 1 मिनट एक पेशेंट को दे रहा है, राइट, विच इज़ वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स के मुताबिक तो बिल्कुल ठीक नहीं। आपको कम से कम 15 मिनट एक पेशेंट को देना होता है। और जो जहनी बीमारी का है वहाँ भी यही हिसाब है, हमारे फाउंटेन हाउस में भी हर जगह यही हिसाब है। लेकिन वहाँ पे डॉक्टर साद बशीर मलिक ने तो बहुत काम किया, जिसकी वजह से अब वो स्टेजेस वाइज एक उसके पास जाता है, प्रोफेसर के पास। लेकिन हमारे यहाँ अगर किसी के कान में भी दर्द है, प्रोफेसर देख रहा है, किसी को खांसी है। एक्चुअली खराबी यहाँ पर है। देखिए आप अभी कह रही थी ना कि आपके टीचिंग अस्पतालों में रश है। हमारे टीचिंग अस्पतालों के अंदर अगर किसी को बुखार हो गया तो वो भी हमारे टीचिंग अस्पताल में पहुंच जाता है। इसका सब्स्टिट्यूट और हल मैं ये लेकर आ रहा हूँ। मैं उन डिस्पेंसरीज को जो कभी शहरों का जो है, मैं समझता हूँ कि पेशेंट का एक पहला दरवाज़ा हुआ करती थी, अनफॉर्चुनेटली उनको जो हमारा नया लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आया था मुशर्रफ दौर में, उसमें एक डिवीजन हुई थी कि वो डिस्पेंसरीज लोकल गवर्नमेंट के पास चली गई थी। ठीक है। उसके बाद फिर वापसी शुरू हो गई। ये जो शिफ्ट होती है, ये शिफ्ट बाज़ दफ़ा फ़ायदा भी दे जाती है, बाज़ दफ़ा नुकसान दे जाती है। लेकिन लोकल गवर्नमेंट इज़ अ गुड ऑप्शन। मैं आपसे वही अर्ज़ करने लगा हूँ कि वो डिस्पेंसरीज बहरहाल दोबारा हेल्थ डिपार्टमेंट के पास है। मैंने एक चीफ मिनिस्टर साहबा की हिदायत पे उनसे मैंने अप्रूवल ले ली है। मैं लाहौर से उसको पायलट कर रहा हूँ। मैं उन तमाम डिस्पेंसरीज को आबाद करने जा रहा हूँ, उनको रिवैम्प करने जा रहा हूँ। उनमें कंसल्टेंट्स जो है वो थ्रू लोकम रिक्रूट करने जा रहा हूँ, ताकि जिसको नाक कान गले का मसला है, जिसको खांसी बुखार का मसला है, जिसको छोटा मसला है, वो टीचिंग अस्पताल का रुख करने की बजाय अपने ही गली मोहल्ले के करीब तरीन जो डिस्पेंसरी है उसमें जाए और उनको उसी स्टैंडर्ड का इलाज जो एक टीचिंग अस्पताल में मिलता है, उनको वहाँ पे वो इलाज मुहैया कर दिया जाए। या एक फ़िल्टर का सिस्टम लगाएं कि
फिल्टर हो मैं उसी की बात कर रहा हूँ, सीरियस पेशेंट मैं उसी की बात कर तक रहा हूँ जाए। कि जब ये सिस्टम डेवलप होगा, अब आपको याद होगा कि जब शबाशी साहब ने PKLI स्टार्ट किया था तो हमने अपने हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल के अंदर एक PKLI का फिल्टर क्लिनिक स्टैब्लिश किया था। वो फिल्टर क्लिनिक क्या करता था कि जब पेशेंट वहाँ जाता था तो उसमें से जिस पेशेंट को वहीं पर ट्रीट करके मेडिसिन दे के ठीक किया जा सकता था उनको दे दी जाती थी। जिसको PKLI में रेफरल करके उसका बाकायदा प्रोसीजर करना मकसूद होता था, सिर्फ वही पेशेंट जो है वो थ्रू उन फिल्टर क्लिनिक्स वहाँ जाया करता था, जिसकी वजह से PKLI में वो रश नहीं पड़ा जो हमारे आम अस्पतालों में पड़ता था और अपना इतना ज़्यादा फुटफॉल होता था कि हर चीज़ बर्बाद हो जाती। इसी तरह का जो सिस्टम हम डिवाइस करने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने BHUs को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, हम अपने BHUs की पायलट आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। अब जब हम आउटसोर्सिंग की बात करते हैं तो यहाँ बहुत ज़्यादा लोग, मतलब कुछ ऐसी तंजीमें हैं जिनका काम ही यही है, जिनकी दुकान ही ऐसे चलती है कि वो हड़ताल ना करें तो उनकी दुकान नहीं चलती, वो धरना ना दे तो उनका तमाशा नहीं लगता, तो वो रोला मचाना शुरू हो गई, ओ जनाब आपको तो नौकरियों से निकालने के हैं, प्राइवेटाइजेशन हो रही है, निजकारी हो रही है। भाई हम आउटसोर्सिंग का एक पायलट करने जा रहे हैं। हम किसी एक मुलाजिम को नौकरी से नहीं निकाल रहे। हम उनको उन्हीं की करीबी जगहों पे एडजस्ट भी करेंगे, हम उन्हीं फैसिलिटीज़ में भी उनको एडजस्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें एक तजर्बा करके बेटरमेंट के लिए कुछ करने तो दें। सो इस पे क्या होगा आउटसोर्सिंग में? आउटसोर्सिंग मॉडल ये है कि एक ऐसा BHU जहाँ डॉक्टर नहीं जाता, हम उस डॉक्टर को ये कहेंगे कि आएँ, हम आपको पर पेशेंट इतनी फ़ीस देंगे, ये BHU इसको आप संभालें, हम इसकी मेंटेनेंस के पैसे भी आपको दे रहे हैं, इसको मेंटेन भी करें, इसके अंदर जो प्रोसीजर जितने आप प्रोसीजर कर लेंगे उतने हम पैसे आपको पे फॉर परफॉर्मेंस के तौर ये पे तो दे जो दिया भी करेंगे। वहाँ है उसके साथ भी हो सकता है। मैं तो कह रहा हूँ ना कि यही तो कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है ना, कि शायद लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, लोगों को वर्गलाया जा रहा है कि बस जी आपकी नौकरी ख़त्म हो जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है, किसी की नौकरी ख़त्म नहीं होगी। हम उसी स्टाफ के साथ भी पे फॉर परफॉर्मेंस कर सकते हैं, हम उनको उनकी मर्जी से उनके करीब जगह पर भी लगा सकते हैं। तो ये इट्स अ रूटीन मैटर। तो कहने का मकसद है कि हम इसी सिस्टम को अडॉप्ट करने की तरफ जा रहे हैं कि ये जो सिस्टम है कि फ़िल्टर हो के पेशेंट्स जो हैं वो रेफरल हों सिर्फ़ और सिर्फ उन अस्पतालों में। देखिए अस्पतालों का एक जो है वो तरतीब है, सबसे पहले बुनियादी हेल्थ मरकज़ है, फिर RSC है, फिर THQ है, फिर DHQ है, फिर एक स्पेशलाइज्ड अस्पताल है, और फिर टॉप पे जाके आ जाता है कि अगर कोई कैंसर का अल्लाह माफ़ करे किसी को मर रहा है तो नवाज शरीफ कैंसर केयर में जाएगा, किसी को किडनी का प्रॉब्लम है, लिवर का प्रॉब्लम है तो वो PKLI में जाएगा। तो अगर हम हर पेशेंट मुंह उठा के एक ही जगह पे भेजना शुरू कर देंगे तो ये यही तो मसला हो रहा है। तो मैंने आपको उसका हल बता दिया है कि हल इस दफ़ा अल्लाह के फजल से और हम ये उसका हल करने जा रहे हैं। BHU के टाइमिंग्स जो 2 बजे तक होता है, देखिए हमारे पास जो तकरीबन 1,500 से ज़ायद BHUs ऐसे हैं जो 24/7 होते हैं, और हमारे ये कब शुरू हुए? ये हमारे शबाशी साहब के दौर में हमने स्टार्ट किए थे, शुरू हो गए और थे। 24/7 BHU जो है वहाँ पर हर वक्त अवेलेबिलिटी रहती है स्टाफ की। अगर डॉक्टर ना भी स्टाफ हो, मींस डॉक्टर? स्टाफ देखें, जो बुनियादी सेहत मरकज़ है उसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो एक LHV की होती है, और डिस्पेंसर की होती है, और ट्रेन स्टाफ की होती है, और डॉक्टर की होती है। डॉक्टर की अवेलेबिलिटी 24/7 में जो है वो डे के टाइम में 100% श्योर होती है। शाम में कॉन्सेप्ट ये है कि वो डॉक्टर वहीं रहता है, क्योंकि उनकी राशन नहीं हुआ करती थी प्रॉपर। हम BHU को रिवैम्प इसलिए कर रहे हैं कि हम उनको ठीक करके इस काबिल बनाने जा रहे हैं कि कोई भी डॉक्टर वहाँ रह सके। अदरवाइज़ तो जो बिल्डिंगों का जो हाल था, अगर मैं और आप हमें भी कहा जाए कि वहाँ रहे तो हम कैसे रह सकते हैं। तो एक डॉक्टर इंसान है, हमें उसका सोचना है, हमें उसको फैसिलिटेट करना है। ऑफ कोर्स वो इतना पढ़ के आया है, ये डिजर्व्स। तो इंशाल्लाह हम अपने डॉक्टर को फैसिलिटेट करेंगे, हम उसके लिए उसके जो मसाइल हैं उनको हल करेंगे, उसको दूर करेंगे, मामलात को बेहतर करेंगे, और इन BHUs को अल्लाह के फजल से वाक़ईतन 24/7 इंशाल्लाह फंक्शनल करके दिखाएंगे। इस दफा बजट में कितना इंक्रीज किया आप लोगों ने? देखें मरीम नवाज साहबा ने ब्लैंक चेक दिया हुआ, हम काम करके दिखाएं, शर्त ये है उनकी, हम काम करके दिखाएं, हमें वो वसाइल की कमी नहीं आने देंगी। अब तक आज की तारीख तक किसी जगह पर उन्होंने हमें वसाइल की कमी नहीं आने दी। हमने मेडिसिन की बात की, उन्होंने टॉप अप करने का हमें ऑर्डर कर दिया, हमने उनसे इंसुलिन फ्रामी की बात की, उन्होंने अप्रूव कर दिया, हमने चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी की बात की, उन्होंने अप्रूव कर दिया, हमने मेडिसिन TCS के थ्रू घर पहुंचाने की बात की, उन्होंने अप्रूव कर दिया, हमने मोबाइल क्लिनिक ऑन व्हील को 200 से 550 करने की बात की, उन्होंने अप्रूव कर दिया। चलें अब ये क्लिनिक ऑन व्हील्स पे भी बात कर लेते हैं। मैंने तो जितने भी डॉक्टर्स ने जितने लिखे हुए आर्टिकल्स और जितनी मैंने रिसर्च की है, डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स आर नॉट हैप्पी विद इट कि
अच्छा देखें, हमने सॉरी टू से हमने किसी की हैप्पीनेस के लिए इस प्रोजेक्ट को शुरू नहीं किया। नहीं, हमने they किसी say को it's किसी not practical, इसका कोई तो फायदा उन्हें नहीं कहें है। कि आ जाएं। मैं बड़े अदब से अर्ज करूं मैं यहाँ पर सबसे पहले ये अर्ज करना चाहूँगा, मैं इंटरव्यू पैनल में बैठता था, हम बहुत बड़े बड़े नाम्स का इंटरव्यू करते थे फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल। यानी कि मैं आपको बताऊं कि इतने इतने बड़े नाम जब वहाँ पर अपीयर हुए और मैंने उनमें से कुछ को कहा कि अगर हम आपको लाहौर की बजाय गुजरावाला कॉलेज का प्रिंसिपल लगा दें, अब गुजरावाला कितनी दूर है, सियालकोट का लगा दें कितनी दूर है, 1.25 घंटा लगता है, फैसलाबाद लगा दें, 99% ने कहा कि नहीं, हमारे तो बड़े मसाइल हैं, हमें लाहौर में रहने दें। तो मुझे आप ये सीनियर डॉक्टर्स का मामला ना सुनाएं। मेरा कंसर्न पंजाब के गरीबों आवाम है, मेरा कंसर्न पंजाब के नहीं तो फिर आप ये जॉब्स ऐसी करें ना उनके लिए कि वो जाना चाहें। मैं आप देखें क्या मतलब क्या कोई अपना कैसरो किस तरह के महल बना दे उनके लिए? नहीं वो तो ना बनाए, तो पर एक डॉक्टर का मुझे बताएं, आप मुझे मेडिकल कॉलेज साहब के कितने बड़े बड़े घर होते हैं। गुजरावाला मेडिकल कॉलेज जो है जाकर तो देखें कितना स्टेट ऑफ द आर्ट है। तो आप ये बोल रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि महल बना दें, तो आपके पुलिस कमिश्नर के घर क्यों बड़े हैं? बात ये घरों का मसला नहीं है, ये घरों का मसला नहीं है, ये प्राइवेट प्रैक्टिसेस का मसला है, ये कारोबार का मसला है, ये उनके माल का मसला है। मादरत से अगर आज उनके इतने इतने बड़े नाम हुए तो किसने बनाए हैं? ये नहीं सरकार के गरीब मरीजों ने बनाए हैं, वो पैदाइशी अपने नाम लेकर नहीं आए थे, उनको काम ने बनाए हैं। नहीं, काम करने का मौका किसने दिया उनको? इस मुल्क ने दिया, इस सूबे ने दिया, वो पढ़े, इस मुल्क ने दिया, इस सूबे ने दिया, और उनका काम है कि इस मुल्क को सर्व करें। हाउ डेयर शी कि ये वो कह सकें कि मुझे लाहौर के अलावा नौकरी नहीं करनी? कैसे कह सकते हैं वो? आप किसी सेक्रेटरी को, अभी किसी डीएमजी अफसर को, किसी एसी को, किसी डीसी को, जिनके महलात की आप अभी अर्ज कर रही थी, अभी कहें कि लाहौर के डीसी को तुम्हें राजनपुर लगाना है, वो एक सेकंड के लिए उसकी जरूरत नहीं है कोई इनकार करे। आप किसी एसी को राजनपुर में भी उनको वही फैसिलिटीज है ना? नहीं, ये मत करें, ये आप गलत कर। देखें, मैं बिल्कुल इस बात से एग्री नहीं करता जो मैं डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ। किसी प्रिंसिपल को, किसी वाइस चांसलर को, किसी प्रोफेसर को जिसको इस मट्टी ने प्रोफेसर बनाकर इज्जत दी, ये नहीं कहना चाहिए कि मैं फलानी जगह, अच्छा उसका अपना कोई मुझे टैलेंट नहीं है। चले, अगर आपकी बात मान लूं तो जितने प्रोफेसर, जितने बड़े लोग नाम बन रहे हैं, सब लाहौर में नौकरी करना चाहते हैं, तो फिर लाहौर के अलावा बाकी जगह बंद कर दें? नहीं, वो नहीं बंद कर देते हैं, ताले लगा देते हैं। क्यों लाहौर में करना चाहते हैं? ये आप जवाब दें, आप बताएं ना मुझे, क्या वजह? नहीं, इसका जवाब आप भी लाहौर में बैठे हैं ना, क्यों बैठे हैं हम सब यहाँ पे? में बैठा हूं? हम सब यहाँ क्यों बैठे? मुझे तो सीएम कहती है कि अभी राजनपुर जाओ, तो मैं जाता हूँ। मुझे सीएम कहती है कि मुझे मैं कल क्यों नहीं रहते, विजिट पे जाते हैं और रहते भी हैं। अगर आप विजिट पे उनको भी भेज दे फिर। नहीं, आप इस वक्त ना मेरे से गलत बहस कर रहे हैं। मैं बिल्कुल आपसे गलत बहस नहीं कर रही, आप खामखा गुस्से में आ रहे हैं। यू आर नॉट लिसनिंग टू मी व्हाट आई एम सेइंग। आई एम सेइंग रोज फेस करता हूं, आपको चाहिए है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है किसी की लाइफ बचाना, और किसी भी गवर्नमेंट का ये हक इंसान तक पहुंचाना इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। बिल्कुल एग्री। और जो ये लोग करते हैं, दे शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी एज वेल। आप इस कुर्सी पे बैठे, फिर आपको वो दुख महसूस होगा जो मेरा दुख है। मेरा दुख क्या है? मेरा दुख ये है कि आज अगर हम इस पाबंदी को हटा दें ना, कि एक डॉक्टर जो नया रिक्रूट होके आएगा वो 3 साल तक पेरिफेरी में काम करेगा। पेरिफेरी होती है लाहौर शहर से बाहर। बिल्कुल सही बात। अगर आज हम ये शर्त जो हमने लगाई रखी है, मत हटाएं, बिल्कुल सही है। सुन तो लेना, बात सुन लेना। तो कोई बंदा लाहौर से बाहर नहीं जाएगा। अब हमारे पास लाहौर में 4-5 बड़े टीचिंग अस्पताल हैं, 3-4 बड़े मेडिकल कॉलेजेस हैं। ये कैसे पॉसिबल है कि तमाम के तमाम वो लोग जो प्रोफेसर बन जाते हैं, मेहनत से बनते हैं, पढ़ के बनते हैं, हिम्मत करते हैं, नाम बनाते हैं, ये मुमकिन है कि उन सबको कहा जाए कि आप लाहौर में नौकरी? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि अब हमने आप प्रोफेसर बन गए हैं, अब आपकी प्रमोशन हो गई है, अब हमने आपको लाहौर से बाहर भेजना है, अब राजनपुर वालों का भी दिल करता है कि उनके पास को बड़ा नाम, बड़ा प्रोफेसर आए। डेरा गाजी खान मेडिकल यूनिवर्सिटी को भी एक अच्छा वाइस चांसलर चाहिए होता है, एक प्रिंसिपल चाहिए होता है। सरगोदा मेडिकल कॉलेज को भी एक अच्छा प्रिंसिपल चाहिए होता है। और अगर सारे लोग ये कहेंगे कि मेरी तो माँ बीमार है, मेरा तो भाई फलाना है, तो मैंने नहीं जाना, तो फिर कौन जाएगा? मैं जाऊंगा, आप जाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, उनको जाना है, लेकिन उनको इंसेंटिव तो दें कि वो जाएं। दैट्स व्हाट माय। देखें, सबसे बड़ा इंसेंटिव ये होता है कि आप ग्रेड्स 18 में थे, अब आप 19 में जा गए, आपका एक स्टेप प्रमोशन हो गया है, अब आपको थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। आप 19 में थे, अब आप 20 में जा रहे हैं, अब आपको थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। तो इतनी सी बात है। तो यही तो बात है। आप तो मुझे ऐसे कह रहे हैं कि उनको फर्ज तो जाना है, तो नहीं जाते ना। मैं तो कहती हूँ उनको आपको अगली दफा
जो जब चांस मिलेगा ना इस इंटरव्यू में बैठाने का, तो मैं आपको साथ बैठाऊंगा, आपके सामने सवाल करूंगा, और फिर जब वो अच्छा, इंटरव्यू जो कहते हैं हम नहीं जाते, फिर व्हाट डू यू डू? देखें, उसका क्या लॉ है? जब वो कहते हैं हम नहीं जाते, तो लॉ तो फिर बड़ा सीधा सीधा है, या फिर वो घर जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली लॉ में और ग्राउंड रॉयल्टीज़ में फ़र्क है। ग्राउंड रॉयल्टीज़ ये हैं कि जब वो कहते हैं कि हम नहीं जाते, तो 50% से ज़्यादा वाकई नहीं जाते, फिर महकमे को ही पीछे हटना पड़ता है और किसी और को उनकी जगह भेजना पड़ता है। बाय। लेकिन अब वो रवायत इंशाल्लाह हम तोड़ने जा रहे हैं, ख़त्म करने जा रहे हैं। अब जिसको हम जहाँ लगाएंगे उसको वहाँ जाना पड़ेगा इंशाल्लाह। अगर उसने नौकरी करनी है तो उसको वहाँ जाना पड़ेगा, और जो मर्ज़ी प्रेशर आए, जो मर्ज़ी बात आए, मरीम नवाज़ साहबा ने अब कोई नहीं टलना। हमें डेरा गाजी खान के लोगों को भी उसी तरह से सहूलत देनी है, Perfect. हमें अटक के लोगों को भी वही सहूलत देनी है, हमें राजनपुर के लोगों को भी वही सहूलत देनी है, जो कि हमारा फ़र्ज़ बनता है और उनका हक बनता है। और मैं जो इतना गुस्से में आया, सॉरी टू से, गुस्से में मैं इसलिए आया कि मुझे इसकी तकलीफ़ है, मुझे इतनी शदीद तकलीफ़ है कि जब ये लोग जिनके अल्लाह ने बड़े बड़े नाम बना दिए हैं, जब ये नहीं जाएंगे दूर, उसका फ़ायदा क्या होता है? जब ये दूर जाते हैं, कभी सोचें, उसका फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पर जो लोकल डॉक्टर्स हैं, एक बड़े नाम के जाने के बाद उनकी ट्रेनिंग हो जाती है। ट्रेनिंग वो भी देखें, आप क्या चाहते हैं कि अगर एक आपने साद बशीर मलिक साहब की तारीफ़ की, तो आप क्या ये चाहते हैं कि साद बशीर मलिक के बाद कोई और साद बशीर मलिक ना आए? कोई भी एक डॉक्टर जो बड़ा डॉक्टर है, जी, वो जो तो बड़ा नाम रूरल है। एरियाज में जितने कैंप्स उन्होंने फॉर मैं- मेंटल हेल्थ मैं लगाए इस वक्त- हैं, मैं वही बात बिकॉज आई समझाने की- वर्क विद हिम। मैं वही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक बड़ा नाम जब लाहौर शहर से जाएगा, फैसलाबाद में सपोज जाएगा, सियालकोट में जब जाएगा, मुल्तान में जब जाएगा, डीजी खान में जब जाएगा, वहाँ जो स्टूडेंट्स हैं वो उनसे मुस्तफ़ीद होंगे, और फिर जो बड़ा नाम है वो अपने जैसे नाम पैदा करेगा। नहीं, फिर तो ये सेक्टर इसके चेंज लिए होगा। बाकायदा आप लोग लॉ पास कर रहे हैं? अब लॉ क्या ऑलरेडी करें? मौजूद है जी, इस पे क्या पास करना बस अब आपने अब उसके इम्प्लीमेंटेशन ऊपर करनी है। इम्प्लीमेंटेशन होनी है, इम्प्लीमेंटेशन होनी है, वो इंशाल्लाह वो कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा एक मैं बात जो कि बहुत की जाती है कि हमारे सरकारी अस्पतालों में कहा जाता है कि आपका इलाज मुफ्त होगा, एक बेसिक कुछ 26 रुपये है फीस है, उसके अलावा दवाई भी मिलेगी, टेस्ट भी होगा। इतने लोग इस बात की कंप्लेंट करते हैं कि हमें बाहर भेज दिया जाता है कि दवाइयाँ खुद लेके आओ, टेस्ट भी बाहर से कराओ, तो इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट? देखिए, अगर इफ़त आप आज से 6-8 माह पहले की बात करें, तो मैं इससे बहुत ज़्यादा 100% एग्री करता हूँ, क्योंकि हो ये गया था कि हमारे सरकारी अस्पतालों में जब से सेहत कार्ड का ववेला मचाया गया, जो कि यकीनन मियां नवाज शरीफ का प्रोजेक्ट था, 19 शहरों में हम दे के गए थे, लेकिन बाद में आने वालों ने उस पर कब्जा कर लिया, और आज तक लोग यही समझते हैं उनके सोशल मीडिया की ताकत की वजह से, उनके प्रोपेगेंडा की वजह से, कि सेहत कार्ड जो था वो शायद कोई तरीके इंसाफ का प्रोग्राम था। ऐसा नहीं है। नवाज शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे, 19 शहरों में पंजाब के सेहत कार्ड हम दे कर गए थे, चला कर गए थे। हमारी गवर्नमेंट चली गई। हमने ये कसूर किया था कि हमने उसके ऊपर अपनी पार्टी का परचम पेंट करके फ़ोटो नहीं लगाई थी, या उसका नाम हमने नवाज शरीफ कार्ड नहीं रखा था। आप बाद में आने वालों ने उस पर अपनी पार्टी का परचम पेंट करके उसको तकरीबन इंसाफ कार्ड कर दिया। तो उसकी वजह से हमारे जो DHQs थे, THQs थे, जो हमारे बड़े अस्पताल थे, उनके बजट में अंदर कटौती कर दी गई थी। वहाँ पर दवाइयाँ ना होने के बराबर हो गई थी। हर चीज़ थ्रू सेहत कार्ड करने की कोशिश की जा रही। हमने आने के बाद इस सारे सिस्टम को दोबारा ठीक किया है। हमने हेल्थ कार्ड को मज़ीद बेहतर करने के लिए, उसकी ताकत को मज़ीद बढ़ाने के लिए, उसके अंदर मज़ीद चीज़ें चिपन करने के लिए उसको रीडिज़ाइन किया है। और अब हम चाह ये रहे हैं कि जो हमारे पुअर पेशेंट्स हैं, 100% उनका इलाज चाहे थ्रू हेल्थ कार्ड हो, चाहे जैसे भी हो, फ्री ऑफ कॉस्ट हो। अद्वियात की जो कमी थी उसको आलमोस्ट पूरा कर दिया गया है। और हमारे अस्पतालों में जहां आज से 6-8 माह पहले 25, 30, 40% लोगों को दवा मिलती थी और बाकियों को नहीं मिलती थी, आज 90+ सूरत हाल अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है। आई एम नॉट टॉकिंग कि 100% इम्प्लीमेंट हो गया है, लेकिन आइंदा आने वाले चंद वीक्स और माह में हम इसको 100% पर इंशाल्लाह लेकर जाएंगे। मैं खुद बतौर हेल्थ मिनिस्टर अक्सर बहुत सारे अस्पतालों में जाता हूँ, अभी भी मियाँ मीर का विज़िट करके आ रहा हूँ। मैं आपको अल्लाह को हाज़िर जान के कह रहा हूँ, 2-4 अस्पतालों के अलावा मुझे कहीं से ये कंप्लेन नहीं मिली कि हम दवाई बाज़ार से लाए हैं, जब से हमने दवाइयाँ मुहैया की हैं। जब नहीं की हुई थी तो उस वक्त कंप्लेन बहुत थी। अब जब से कर दी हुई हैं, दवाइयाँ मिल रही हैं। नंबर 1, जहाँ तक आप फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज की बात करते हैं, मैं बीइंग हेल्थ मिनिस्टर इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल फिजिबल नहीं समझता। उसकी वजह यह है कि फ्री के लंच की एक तो वैल्यू कोई नहीं होती, और फिर इफ़ आप भी जाएं तो आपके लिए भी फ्री, मैं भी जाऊं
नहीं अभी जो हो रहा है मैं भी जाऊं तो मेरे लिए भी फ्री होना तो ये चाहिए। हम कहाँ जाते हैं वहाँ, हम तो नहीं जाते। मैं सिर्फ समझाने के लिए ये बात कर रहा हूँ, बड़े बड़े अफसर जाते हैं, आपको भी अंदाज़ा नहीं है। तो हमारे सरकारी अस्पतालों में जो इलाज मुहैया है वो अल्लाह के फजल से बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों में नहीं है। बट पीपल हु गो देयर, वो जो बेचारे मजबूरन पे जाते कर हैं, सकते हैं जो वो पे पे कर सकते करते हैं, हैं। जो पे कर सकते हैं नहीं वो पे नहीं करते हैं। ये मैं आपको बताऊं, सरकारी अस्पतालों में कोई पे नहीं करता। हाँ, टेस्टों का बहरहाल ये बात ज़रूर है कि टेस्टों की एक फ़ीस जो है रखी गई है। अब हम एक सिस्टम ऐसा डिज़ाइन करना चाहते हैं कि जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हैं उनका इलाज मुकम्मल फ्री हो, उनका जो प्रीमियम है वो गवर्नमेंट दे। लेकिन इंशाल्लाह आगे चल के हम इस बात के ऊपर आएंगे कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो हेल्थ कार्ड के ज़रिए अपना प्रीमियम खुद पे करते हुए हेल्थ कार्ड के ज़रिए फ्री इलाज ले लें। और इस सिस्टम को हम डिज़ाइन कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये जल्द ही इसको फाइनल करके हम इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि जब तक हम अस्पतालों को सस्टेनेबल नहीं करेंगे उस वक्त तक ये काम जो है वो आइडियलिज़म का शिकार नहीं हो सकता। हम गरीब इंसान मजबूरन हमारे सरकारी अस्पतालों में आता है, अगर उसके पास ये इतने पैसे होते तो वो शायद सरकारी अस्पताल की जगह प्राइवेट अस्पताल में जाना पसंद ज़्यादा करता, क्योंकि वहाँ का माहौल ज़रा अच्छा होता है, वहाँ ज़रा उनको बेहतर लुक आफ्टर मिल जाता है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि हमारे सरकारी अस्पताल रोज़ाना की बुनियाद पर लाखों लोगों की जान बचाते हैं। जान तो अल्लाह की जान, इसमें तो कोई शक नहीं है, बेहतरीन डॉक्टर्स भी वहाँ अवेलेबल है। जब बात होती है तो अगर कोई जान जाती है, जो कि यकीनन एक जान बड़ी कीमती है, लाई से जाती है, बात जान जाने की होती है, कोई ये जो है तारीफ़ नहीं करता कि आज हमारे इन्हीं डॉक्टरों ने, इन्हीं नर्सिस ने, इन्हीं पैरामेडिक्स ने, इन्हीं वसीदा इमारतों और एक पेशेंट पे, एक बिस्तर पे दो मरीज़ों वाले अस्पतालों ने आज इतने लोगों को बचाया। तो बहरहाल मैं सिर्फ अपना केस पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। हम अपनी गलतियों को बेहतर कर रहे हैं, हमने अपनी गलतियाँ मैप कर ली हैं, जहाँ जहाँ बेहतरी की गुंजाइश है हमने उसको मैपिंग कर ली है। अब हम उसको बेटरमेंट की तरफ लेकर जा रहे हैं। टीचिंग अस्पतालों की अपनी रिवैम्पिंग और बाकी प्रोसेस शुरू हो चुके हैं। हम मेरी तरफ के जो मामला हैं BHU RSCs ऑलरेडी जो है वो रिवैम्पिंग में हैं। हम MRI मशीन्स भी अब अपने अस्पतालों में लेकर आ रहे हैं जो हमारे अस्पतालों में नहीं एंड दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट एज वेल फॉर पुअर पीपल के लिए वो फ्री होंगी, बकाया के आपको बड़ी हेल्प मिल जाएगी उससे, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जी। ऐसा ही हमारे पास जो है वो सिटी स्कैन मशीन्स हम पिछले दौर में तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में लगा कर गए थे और जो रह गए थे उनको अब हमने अभी लगाई है। हम THUs में भी वो सिटी स्कैन मशीन पे फॉर परफॉर्मेंस के ऊपर लेकर आ रहे हैं। अभी मैं मियाँ मीर गया था, मियाँ मीर हॉस्पिटल में मरियम नवाज साहबा ने एक ब्रांड न्यू बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट सिटी स्कैन जो है अभी इंस्टॉल करवा दी है और इंशाल्लाह एक आध वीक में वो काम का आगाज़ कर देगी, जो कि गरीब मरीज़ों के लिए बिल्कुल फ्री होगी। 15 डायलिसिस यूनिट वहाँ पर इंस्टॉल हो चुके हैं, वो भी इंशाल्लाह अगले एक आध वीक में जो है वो मरीज़ों का इलाज करना शुरू कर देंगे। तो बताने का मकसद ये है कि हम अब अपना जो फोकस है उसको DHUs से THUs, BHUs और RSCs की तरफ लेकर आ रहे हैं। हम इस स्टेयर को जितना स्ट्रेंथन करते जाएंगे हमारे टीचिंग हॉस्पिटल्स पे लोड उतना ही कम होता जाएगा। तो दिस इज़ द पॉलिसी एंड आई थिंक दिस इज़ द राइट पॉलिसी। मरियम नवाज साहबा इस पॉलिसी को टो कर रही हैं, इसको लेकर चल रही हैं। सेक्रेटरी हेल्थ हमारी नादिया साकिब साहबा ख़ुद भी फील्ड में जाती हैं, मैं भी फील्ड में जाता हूँ। उससे पहले जो सेक्रेटरी हेल्थ अली जान थे वो भी बहुत ज़्यादा फील्ड में जाते थे। तो हम सब गवर्नमेंट की पॉलिसी को, अब मरियम साहबा की पॉलिसी को लेकर चल रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाला वक्त यकीन कर लें बेहतरी का वक्त होगा। हम अपने फ्लॉज को दूर करेंगे। हम इंसेंटिव बेस्ड प्लान्स लेकर आ रहे हैं। जो आपका जो गिला था कि हम डॉक्टर्स को इंसेंटिव नहीं देते, हमने माजी में भी दिए थे, जो दूर दराज जाते थे उनको ज़्यादा सैलरी देते थे, हम उस इंसेंटिव प्लान को दोबारा लेकर आ रहे हैं। हम जो ये आउटसोर्सिंग की बात हमने की, हम उसी को इंसेंटिव के साथ अटैच भी कर रहे हैं और वैसे भी इंसेंटिव प्लान लेकर आ रहे हैं। हम नए डॉक्टर्स रिक्रूट कर रहे हैं, हम नई नर्सेज रिक्रूट कर रहे हैं, हम अपना नया स्टाफ लेकर आ रहे हैं, हम इनकी ट्रेनिंग्स के ऊपर इस वक्त काम कर रहे हैं। तो 7-8 माह के अंदर जो कुछ कर सकते थे किया है। ये सिलसिला दूर तक चलने वाला है। जितनी हालात पाकिस्तान के हेल्थ सेक्टर के जो है वो मैं समझता हूँ कि पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, देखिए 15,000 बच्चा रोज पैदा हो रहा है। देखिए सबसे बड़ा मसला ये है इफ़त कि हम मसाइल को मसाइल समझते नहीं हैं। हम 100 बेड का अस्पताल बनाते हैं, मिसाल दे रहा हूँ, उस एरिया में जिसमें बनाते हैं उसमें अस्पताल बनते बनते अल्लाह के वजह से 2-4 लाख बच्चों का इजाफा। तो यही मैं थोड़ी प्रिवेंशन की बात करना चाह रही हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी जो एटम बॉम्ब हमारे सर पे इस वक्त है, दैट इज पॉपुलेशन। जी
फिर अगर आप डायबिटीज़ की बात कर लें, हम कोई नंबर 3 में हैं दुनिया पे। अगर हम हेपेटाइटिस बी सी की बात कर लें, अगेन हमारे नंबर हैं। हमारा पानी इतना गंदा है कि वाटर बॉर्न डिजीज़ेज़ इज़ लाइक, बच्चे कितने रोज़ मर रहे हैं उसकी वजह से। तो ऊपर से स्मॉग, ऊपर से एयर क्वालिटी, ऊपर से रेस्पिरेटरी हमारा बिल्कुल ख़राब होके रह गया। अभी हम उससे बचे हैं जो कोविड आ गया था। इतने अजाब हैं हमारे, तो हमें इसकी तरफ भी एक अच्छा खासा काम करने की ज़रूरत है, प्रिवेंशन। मैं अगर उस पर जी। कर दूं, देखिए मैंने आपसे जो कहा कि 26 17 16 में जब ये बाइफिकेशन की गई थी, उसके पीछे कॉन्सेप्ट यही था कि हम प्रिवेंशन पर ज़्यादा काम करें। जी। और अगर वो गवर्नमेंट की कंटिन्यूटी रहती तो इस वक्त हालात बहुत बेहतर हो चुके होते। क्यों हो चुके होते? हमने जेल्स से स्क्रीनिंग का आगाज़ किया था, हमने स्कूल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रोग्राम का आगाज़ किया था, हमने जो हमारे अस्पतालों में अगर आप जाएं, जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी के अस्पताल है, तो आपको वहाँ पर एक सेपरेट क्लिनिक बना हुआ नज़र आएगा जिसको NCD क्लिनिक्स कहते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का जो क्लिनिक है। देखिए हमारे अस्पताल में जो पेशेंट आता है, हम सबसे पहले उसके वाइटल्स लेते हैं। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इसको कोई BP का इशू तो नहीं है, इसको कोई शुगर की बीमारी तो नहीं है, इसको कोई अल्लाह माफ़ करे हेपेटाइटिस का मर्ज़ तो नहीं है। ब्लड और हम प्रेशर उन तमाम चीज़ों को थ्रू टैब, हमारे पास EMR है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिकॉर्ड सिस्टम है, हमारा एक प्रॉपर लाइक डिपार्टमेंट। इन वेस्ट। जी बिल्कुल, ओके। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये 2017 से हमने ये डेवलप कर रखा ओके। है। और हमारे पास, मेरे डिपार्टमेंट में अगर कभी आएँ तो मैं आपको एक हिस्ट्रू हमारा वहाँ पर बना हुआ है, जो हमारा तमाम तर हॉस्पिटल की जितनी भी डाटाज़ हैं और हर चीज़ें वहाँ पर वो कंपाइल होती हैं। हम यहाँ बैठे हर हॉस्पिटल को थ्रू कैमरास मॉनिटर करते हैं। हमारे पास जो स्क्रीन्स हैं, हमें आज ये भी पता है कि हमारा मोबाइल फील्ड हॉस्पिटल आज अगर अटक में है तो वो किस जगह पे काम कर रहा है, और इस वक्त उसकी लाइव लोकेशन और उसकी लाइव जो फुटेज है इस वक्त हमारे पास हिस्ट्रू में आ रही है। हमें ये भी पता है कि हमारे पूरे पंजाब में हमारी तमाम हेल्थ फैसिलिटीज़ पे आज के दिन कितना पेशेंट रिपोर्ट हुआ, उनको क्या मेडिसिन दी गई, और वो मेडिसिन जो है वो हमारे पास जो एक सिस्टम डेवलप हमने किया हुआ है, बिम्स उसको कहते हैं, उसके थ्रू हम उस मेडिसिन को ट्रेस एंड ट्रैक भी कर सकते हैं। तो हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल 2017-18 में कर लिया था। अगर ये कंटिन्यूटी रहती और नई गवर्नमेंट आकर इन चीज़ों को ख़राब ना करती तो इस वक्त हम वेस्ट को अल्लाह के फल से क्रॉस कर चुके होते। लेकिन एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा, हम बहुत सारी जगहों पे ना अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। अगर आप लंदन जाती हैं, यकीनन आप जाती हैं, लंदन में अगर किसी को हर्निया का ऑपरेशन कराना है तो 8-8 महीने उसकी बारी नहीं आती, 8-8 महीने बाद उसकी बारी आ रही है। यहाँ पर आप कल कराना चाहें तो आप जाकर जिस मर्जी पेशेंट का करा लें। तो हमारे पास प्लस भी बहुत से हैं, लेकिन हम अपने प्लस देखने के एक्चुअली आदी नहीं रहे। नहीं, जाहिर सी बात है, हर कोई यहाँ का रहने वाला वेल कंसर्न सिटीजन चाहता है कि भाड़ में जाए दुनिया, हम बेहतर से बेहतर हो ना। Exactly. तो इसीलिए आज भी हम इस पे बहस कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर्स वरना आज भी सबसे आपको अच्छे हैं। या मुझे, हम तो वो लोग हैं जिनको इतनी सी भी इस मुल्क से शिकायत नहीं अल्लाह के करनी फजल से नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। और मैं बताऊं, जिन लोगों को इस मुल्क से शिकायत है, मैं उन्हें मशवरा देना चाहता हूँ कि वो शऊर, तो असल में हुआ ही है कि हमारे पास पिछले चंद सालों में जो फिनोमिना चला है ना कि शऊर क्या है। शऊर ये है कि इफ़त उमर मेरा गिरबान पकड़ ले और मैं इफ़त उमर की बुराइयाँ ऊंची ऊंची बयान करूँ, और मैं उसको कहूँ कि मेरा इफ़त उमर मुझे कहे कि मेरा हक इत्थे रख। शऊर ये नहीं है। अगर आप रास्ते मदीना की वाकई बात करते हैं, मैं तो नहीं करती। मैं मेरा कंसर्न वो लोग हैं जो आपका पोस्ट कार्ड देख रहे हैं। अगर हम वाकई इस मुल्क को रास्ते मदीना मॉडल पे लेके जाना चाहते हैं, अगर हमें वाकई इस्लाम चाहिए, और अगर हम शऊर की बात करते हैं, तो इस्लाम में और शऊर में अपने हक की बात बाद में की जाती है, अपने फ़र्ज़ की बात पहले की जाती है। बिल्कुल ठीक हक बात मांगने है। वालों से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपका जो फ़र्ज़ है इस मुल्क के अगेंस्ट, क्या कभी अपना फ़र्ज़ पूरा किया? DHA के बड़े घरों में रहने वाले सरकारी अफसरान के बच्चों से ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप सबके वालिदैन को जायदाद विरसे में मिली थी, या आपके वालिद ने अपनी 35,000 सैलरी में 2 कनाल का घर बना लिया है? तो भाई किसी के बाप से हिसाब बाद में लेना, पहले अपने अब्बा जी से हिसाब लेकर आओ कि 35,000 की सैलरी में DHA का 2 कनाल का घर कैसे बनता है, आपके LGS की और लकास की फ़ीस कैसे दी जाती है, आपके ये सारे खर्चे कैसे बर्दाश्त किए जाते हैं। जिस दिन आप वो हिसाब ले आएंगे, उस दिन किसी के अब्बा जी का हिसाब मांगिएगा। ये तो आप ऐसे साउंड कर रहे हैं कि अगर आप खुद रिश्वत लेते हैं तो हमें भी लेने दें। बहरहाल ऐसा नहीं है। हमें तो मुराद ये नहीं, मैं तो लानत भेजता हूँ
मैं हर उस शख्स पे लानत भेजता हूँ ये कि बातें जो तो हराम पूरी खाता है। दुनिया की हैं और मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट देखें, भी इफ़त नहीं, नहीं। ये इनसिग्निफिकेंट मेरी है। बात सिर्फ इतनी सी है कि हमें शोर के नाम पे बदतमीजी सिखा सर दी मुझे गई है। ये बताएं, जो हमें अपना आपका मेरे- क्लिनिक ऑन व्हील्स मुझे है, सिर्फ एक फिक्रा और कहने दें। अगर आज पोलियो दोबारा सर उठा चुका है और आज अगर किसी के बच्चे को पोलियो अल्लाह ना करे होता है, तो क्या ये सिर्फ हुकूमत का फर्ज था? नहीं, क्या उस बच्चे को पैदा करने वाले बाप का, जो सारी ज़िंदगी इसलिए मेहनत करता रहा कि मेरे बच्चे को अच्छा मुस्तकबिल मिले, ये उसका फ़र्ज़ नहीं था कि वो अपने बच्चे को अपना टाइम निकालता और अपने बच्चे को करीबी मरकज़ पे लेके जाता, जहाँ पर पोलियो वैक्सीन हर वक्त अवेलेबल है? यहाँ तो ना अवेलेबल नहीं है, हर वक्त अवेलेबल है। ले जाके उसको 2 कतरे पिला के उसको अपने बच्चे को बस पोलियो से बस बचा लेता। हुकूमत का फर्ज यहाँ- ये था कि इक्वल अवेयरनेस जो लाहौर और कराची और वहाँ है ना, वो दूर मेरा दूर गिला तक ये पहुंचे, है, मेरा केस ये है क्योंकि वहाँ के लोगों की पढ़ाई नहीं हुई, जो उनकी डेंगू- अवेयरनेस देखिए, नहीं है, जो वो डेंगू- प्रोग्रेस नहीं की है। बड़ी अवेयरनेस है लोगों को माजरत से। टिकटॉक हर बंदे के पास है, टिकटॉक पे सारा दिन लगे रहते हैं, पीछे वो पुरानी ईंटें नजर आ यानी रही वो होती उनका ही हैं। काम है, यानी अवेयरनेस मतलब का, कहना- हुकूमत का नहीं है। देख, अब मुझे बताएं गवर्नमेंट क्या क्या करती है? सब कुछ हुकूमत ने करना है, हर चीज हुकूमत का काम है। मैं कहती हूँ वहाँ स्कूल्स खुले, सबसे बड़ी जो वहाँ हमारी तालीम गलत आम सोच है ना, हो, देखें, तालीम आम हो। सुने, सबसे बड़ी जो गलत सोच है हमारी, वो ये सोच है कि हम घर बैठे हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे और हुकूमत हमारे घर आए। सुन लेना, अभी हो क्या रहा है? मेरे महकमे की बच्चियां, मेरे महकमे की बेटियां, मेरे महकमे की लेडी हेल्थ वर्कर्स, वो जाके दरवाज़ा नॉक करती हैं और कहती हैं कि जनाब आपके घर में जो कूलर लगा हुआ था, एयर कूलर, उसको उसके अंदर पानी खुश्क कर लिया कि नहीं कर लिया? डेंगू के ठीक है ना? तो लोगों ने नहीं किया होता, या। लोगों के घरों में डेंगू मच्छर पल रहा होता है। अब वो डेंगू मच्छर पलेगा, किसको काटेगा? सबसे पहले उनको काटेगा। हम लेकिन कर लेते हैं ना, खाली क्यों करते हैं हम? उन्हें कोई फिक्र नहीं है। देखिए, आप ये बात करती हैं, आप मेरे साथ चले, मैं आपको बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज के बड़े बड़े लेविश घरों में लेके जाता हूँ, जहाँ PhDs के किस्म के लोग रहते हैं। आप अवेयरनेस की बात करती हैं ना, आप तालीम की बात करती हैं, बड़े अदब से अर्ज करूँ, इस मुल्क में बड़ा बड़ा पढ़ा लिखा बड़ा बड़ा जाहिल है। That's a different story. ऐसे भी आप जब आप उनके घरों में देख लें, जब तक इक्वल अपॉर्चुनिटी तालीम के पूरे मुल्क को नहीं देंगे ना, फिर आप ये कह नहीं सकते कि उनका कसूर है, उनका कसूर है। बहरहाल इसको छोड़ें, मुझे ये बताएं कि अवेयरनेस के तहत जो आपका ये क्लिनिक ऑन व्हील्स है, इट कैन डू अ लॉट। अगर आप जा रहे हैं कस्बा कस्बा, शहर शहर, वो पानी कैसे साफ करना है, आप पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग पे उनसे बात कर सकते हैं। डायबिटीज़ की प्रिवेंशन के लिए क्या ज़रूरी है। मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप एक दिन, वो होता है ना एक दिन जियो के साथ, आप एक दिन मोबाइल क्लिनिक व्हील के साथ गुजारें, आपको अंदाज़ा होगा वो ना सिर्फ न्यूट्रिशन पे काम करते हैं, वो फैमिली प्लानिंग पे काम करते हैं, वो वैक्सीनेशन पे काम करते हैं, वो प्रिवेंशन पे काम करते हैं, वो शुगर, ब्लड प्रेशर, इन तमाम बीमारियों पे काम करते हैं। और ऐसी ऐसी मेरी बेटियां, बहनें, माएँ जो कभी भी डॉक्टर पे नहीं जाती, उन्होंने कभी अपना इलाज भी नहीं कराया, वो उन मोबाइल क्लिनिक्स ऑन व्हील्स के ज़रिए, जो मरियम नवाज़ का बेसिक कॉन्सेप्ट था कि सेहत की सहूलत आपके दहलीज़ पर, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आप नहीं आ रहे तो सेहत की सहूलत चल के आपके पास आ जाती है। अब हम यही कर सकते थे कि अब हम लोगों को कहें कि स्कूल चल के आपके पास आ जाएगा, आपके पास हेल्थ अस्पताल चल के आ जाएगा। अब इससे आगे हम ये तो नहीं कर सकते कि हम कहें कि जनाब आपके घर के अंदर भी हम डिस्पेंसरी बना देते हैं। चलिए, ये बहुत अच्छा है और अल्लाह करे जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही हो। थैंक यू सो मच इमरान साहब। और बस जाने से पहले मैं यही अर्ज़ करूँगी कि कोशिश कीजिएगा अगले बजट में आप, दुनिया में जो एक 5% हमारा टोटल GDP होता है, हमारा भी बजट सेहत में उतना ही हो जाए। इंशाल्लाह उससे ज़्यादा होगा, इंशाल्लाह उससे ज़्यादा होगा। बेसिक हेल्थ यूनिट्स में आप दवाइयाँ, लाइफ सेविंग ड्रग्स और वो मशीनें करें, ताकि रियल सीरियस केसेस का बोझ शहरों पे पड़े। डॉक्टर्स को थोड़ा सी उनमें एम्पैथी पैदा हो कि वो क्योंकि कई दफा अच्छा डॉक्टर देख के आप आधे ठीक हो जाते हो। बड़े डॉक्टर्स जो बड़े नाम हैं, उनसे हाथ जोड़ के इल्तिजा है, प्लीज़, लाहौर से बाहर भी लोग रहते हैं, लाहौर से बाहर भी लोगों को आपकी ज़रूरत है, तो प्लीज़ चले मैं किसी ऐसे ही डॉक्टर्स के साथ भी पॉडकास्ट करके उनसे भी पूछूंगी कि इसकी क्या वजह है। लेकिन आई विश यू ऑल द बेस्ट। और मरियम साहिबा ने वाकई बहुत काम किया है। अभी सिर्फ 7 महीने हुए हैं, 5 साल आपने अभी रहना है। एंड कीप अस अपडेटेड और अवेयरनेस, प्लीज़ फैमिली प्लानिंग पे काम करें। ये एटम बॉम्ब मतलब अब बिल्कुल फटने वाला है। आई मीन ये स्मॉग भी पॉपुलेशन है, 15,000 बच्चा रोज़ पैदा हो रहा है और बीमारियां हैं कि नई से नई पैदा हो रही हैं।
सो हमें बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल करनी है, दुनिया के साथ चलना है, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। इसके साथ ही मुझे इजाज़त है और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात हो। Say it all with Iffat Umar.